ओके, हम लोग एच सी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस तरह का है स्मॉल एम कैपिटल। आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए, ठीक है। अब टाइम पीरियड पता करना है कि इस ब्लॉक का टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है। तो चलो इसको व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, तो ये है इस तरीके से। यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0 है और यहाँ का भी 0 था। मान लो किसी टाइम पे, अब इस ब्लॉक का टाइम पीरियड, चाहे इस ब्लॉक का टाइम पीरियड फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है। टाइम पीरियड हमेशा फ्रेम इंडिपेंडेंट है। टाइम पीरियड क्या है? दो एक्सट्रीम की बीच की दूरी है। इस एक्सट्रीम से ऐसे यहां तक आया, ये टाइम कितना लगा? टाइम पीरियड। ये फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है, किसी फ्रेम से करोगे आंसर सेम आएगा। तो किसी टाइम पे मान लो कि इस स्प्रिंग का इलोंगेशन एक्स है, किसी टाइम पे मीन पोजीशन से एक्स दूरी पे, तो इस बड़े वाले ब्लॉक की बड़ी बनाओ। इसका फोर्स दिखाओगे के एक्स, तो इसका एक्सेलरेशन इधर दिखाओ, के एक्स बराबर कैपिटल एम इंटू ए। तो ए की वैल्यू आएगी के एक्स अपान एम। अब इस स्मॉल एम की एफबीडी बनाओ। ये स्प्रिंग है, तो अगर इसको इधर खींच रहा तो ये स्प्रिंग इस ब्लॉक को इधर खींचेगा। अब मैंने क्या किया, इस ब्लॉक के फ्रेम पे गया, इस ब्लॉक के फ्रेम से इस ब्लॉक को ऑब्जर्व करो। तो इस ब्लॉक के फ्रेम पे जब जाओगे तो ये ब्लॉक रेस्ट में जाएगा, रेस्ट में जाएगा, और इस ब्लॉक का मोशन ऐसे होगा। मतलब एक एक्सट्रीम रेस्ट में दिखेगा, एक एक्सट्रीम और रेस्ट में दिखेगा, तो ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो इस फ्रेम से इस ब्लॉक पे सूडो फोर्स लगेगा, किधर भाई? इसका एक्सेलरेशन इधर है, तो सूडो फोर्स उल्टा लगेगा ऐसे। और सूडो फोर्स क्या होगा? इसका मास इंटू इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन। तो क्या दिखाओगे? एम इंटू ए, और ए इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है, के एक्स अपन कैपिटल एम। अब इस ब्लॉक पे नेट फोर्स की बात करते हैं, दैट इज के एक्स, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन रिलेटिव, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, कॉमन निकाल लो। यहां से के एक्स कॉमन आ रहा है, देखो के एक्स कॉमन आ रहा है, और ये बनेगा 1 प्लस स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। तो यहां से रिलेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी के, और इसको नीचे भेज दो तो बनेगा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम अपान स्मॉल एम कैपिटल एम इंटू एक्स माइनस साइन। अब देखो कंपेयर करा लो, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ के स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम डिवाइड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। तो पूछे टाइम पीरियड, 2 पाई बाय ओमेगा। and this one is answer, ठीक। तो फ्रेम इंडिपेंडेंट तो समझ गए होगे तुम। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। 31 में ना इसका डायग्राम कुछ गलत है शायद, कि सही है। ये रूडो का क्वेश्चन है एक्चुअल में। अगर ऐसे है, सर आपके पीडीएफ में एरो उल्टा दिया है, हमारे बुक में अलग दिया ये पीडीएफ सही है, वही तो कर रहा हूँ। जो एरो है ना, यही क्वेश्चन है कि ये ऐसे है कि एरो ऐसे है। है। हमारे में जो एरो उल्टा दिया है, हाँ ऊपर अच्छा, उल्टा एरो होगा, पहले की बुक में एरर था, तो इस इसे एरो को, चेंज कराया। तो इस एरर को ऐसे मान लो, इसको ऐसे मान लो, ठीक है। A uniform plate of mass m stay horizontally and symmetrical, the two wheel rotating in opposite direction. The separation between the wheel is capital L. The friction between each wheel and plate
म्यू the find the time period of oscillation of plate if slightly displaced along its length and release। ठीक, देखो तो 31 में कह रहा है तो इसका मास m के बराबर है, ठीक है, और इसके सेंटर की भी दूरी l है। ये घूम रहा था इस तरीके से, ये ऐसे घूम रहा था। 1 सेकंड। अच्छा हाँ, मैं ये क्या कहता तुम लोग से कहा था ना कि व्हाइट बोर्ड कर रहा हूँ, एससी का पीडीएफ ओपन रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या क्या मेंशन, यूनिफॉर्म मास m हॉरिजॉन्टली सिमेट्रिकली टू व्हील रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, द separation between the friction coefficient each is mu, find the time period of oscillation plate epsilon t। ओके, फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहाँ का म्यू है, नीचे के सरफेस का। अब इस ब्लॉक को स्लाइटली तुमने डिस्प्लेस किया, जब स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे तो इसको मान, इसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली बीच में, ध्यान रखना। तो इसका वेट mg तुम ऐसे दिखाओगे, mg ऐसे दिखाओगे। अब इस पॉइंट को अगर मैं इस रॉड को x डिस्टेंस सीधा डिस्प्लेस करूं तो सेंटर ऑफ मास भी x डिस्टेंस इधर जाएगा, तो ये पॉइंट भी x इधर जाएगा, ये पॉइंट भी x इधर जाएगा, तो ये डायग्राम इस तरीके से हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास mg यहां दिखेगा। अच्छा, पहले ये दूरी l/2 है ना, ये दूरी l/2 है, और जब तुम इसको x दूरी शिफ्ट करोगे तो इस एंड से, इसके सेंटर से इस एंड से सेंटर ऑफ मास की दूरी अब हो जाएगी, ये जो एंड है इस एंड से सेंटर ऑफ मास की दूरी अब हो जाएगी कितनी, l/2x हो जाएगी। और FBD बनाओगे तो यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन n1 दिखा दोगे। पहले तो दोनों जगह n बराबर होगा, लेकिन जब शिफ्ट करोगे ना तो दोनों जगह का n चेंज हो जाएगा। और अब यहाँ पे जो आएगा इस एंड पे n2, ये जो डिस्टेंस आएगा, अच्छा l/2 माइनस एक्स है ना, सॉरी प्लस एक्स है, ये प्लस एक्स है, और ये जो डिस्टेंस बनेगा वो l/2 माइनस एक्स बन जाएगा। देखो सेंटर ऑफ मास जब x इधर भागेगा तो ये भी तो इधर आ जाएगा x, तो यहाँ पे जो बनेगा इसके साथ, ये तो स्फीयर तो थोड़ी भाग रहा है, स्फीयर तो फिक्स है, व्हील फिक्स है, व्हील के कॉन्टैक्ट से सेंटर ऑफ मास की दूरी अब जो बचेगी वो कितनी बचेगी, l/2 माइनस एक्स बचेगी। अब n1 n2 अलग अलग होंगे, क्यों अलग अलग होंगे, क्योंकि ये लेंथ अलग अलग है। अच्छा, ये घूम रहा है ऐसे, अगर ये घूम रहा है ऐसे ऐसे, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन ऐसे काम करेगा, म्यू इंटू n2 का फ्रिक्शन काम करेगा। ये तो ऐसे घूम रहा है ना ऐसे, तो व्हील पे फ्रिक्शन इधर काम करेगा, तो प्लैंक फ्रिक्शन आगे काम करेगा। सिमिलरली यहाँ पे क्योंकि व्हील ऐसे घूम रहा है तो इस व्हील के ऊपर से फ्रिक्शन ऐसे काम कर रहा है, तो इस प्लैंक पे फ्रिक्शन आगे काम करेगा। यहाँ पे फ्रिक्शन आगे काम करेगा म्यू n1 का, यहाँ पे फ्रिक्शन म्यू n2 इधर काम करेगा। अब देखो इस पे नेट फोर्स कितना काम करेगा, नेट फोर्स काम करेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तुम इधर दिए हो ना, तो क्या होगा नेट फोर्स, म्यू n1 प्लस लिख लो इसको लिख लो क्या, माइनस म्यू n2 बराबर कैपिटल M इंटू पार्टिकल का एक्सेलरेशन, यहां से म्यू कॉमन निकालो, n1 माइनस n2 बराबर कैपिटल M इंटू ए। अब n1 माइनस n2 निकालना पड़ेगा, n1 माइनस n2 निकालने के लिए अब हम लोग टॉर्क का हेल्प लेंगे। y में नेट फोर्स बैलेंस करो तो n1 हम लिखेंगे क्या, n1 प्लस n2 इज इक्वल टू कैपिटल mg, y में फोर्स बैलेंस कर दिया। फिर सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क लिखो, सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क लिखते हैं, इसके बाद टॉर्क लिखते हैं, तो इसके बाद टॉर्क क्या लिखोगे, n1 इंटू दिस और n2 इंटू दिस इक्वल टू 0। भाई इक्विलिब्रियम पे भी तो ऐसे ऑसिलेट करेगा ना,
ऐसे रोटेट थोड़ी करेगा, ऐसे थोड़ी भागेगा। जब ऐसे नहीं भागेगा तो नेट फोर्स ऐसे 0 होगा, और इधर और टॉर्क भी 0 आएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो बनेगा n1 इंटू एल बाई टू, n1 इंटू n1 इंटू एल बाई टू प्लस एक्स, ये ऐसे घुमाएगा और n2 उल्टा घुमाएगा। तो यहां से आएगा n1 इक्वल्स टू n1 बराबर n2 l बाई टू। अच्छा इसको इधर भेज दो, बनेगा l माइनस टू एक्स डिवाइड बाई l प्लस टू एक्स बनेगा। ठीक है, अब तुम चूंकि हमें पता है कि हमें n1 माइनस n2 निकालना है, तो मुझे ऊपर की इक्वेशन से हेल्प लेना पड़ेगा। इससे यहां से n1 उठा के यहाँ पर रख दो तो n2 कॉमन निकलेगा। तो क्या बनेगा 1 प्लस ये यहां से आएगा l, यहां से आएगा प्लस 2x, इसको कट करेगा तो क्या बनेगा, ये क्यों है l प्लस 2x। रुको कैलकुलेशन चेक करते रहना। इसमें l से आएगा 2l ऊपर और 2x कटेगा, बनेगा l प्लस 2x, ये बन गया। n1 निकालो कितना आएगा, n1 के लिए n2 ये है तो mg 2l डिवाइड बाई l प्लस 2x, ये प्लेस करो, स्क्वायर बनेगा। कैलकुलेशन चेक जरूर करना, फिर निकालना है। उल्टा है क्या सर, 2l नीचे आएगा ना किसमें, सर? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो mg l प्लस 2x और नीचे 2l, तो बनेगा l प्लस 2x डिवाइड बाई 2l। फिर इससे ये कितना आएगा, इसको चेक कर लेते हैं। तो n2 को जब तुम यहां रखोगे तो l प्लस 2x कट जाएगा, इससे बनेगा l माइनस 2x mg डिवाइड बाई 12। अब यहां रखो म्यू n1 माइनस n2, इसमें से घटाओ, इसमें से घटाओगे तो आएगा mg अपान 12। हाँ इसमें से घटाओ तो माइनस 2x ये बनेगा माइनस 4x, m से m कट जाएगा। इससे a की वैल्यू क्या आएगी, दिस वन इज माइनस, अच्छा म्यू और ट्वाइस का टर्म आएगा अपान l, ये बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, तो ओमेगा कितना आएगा अंडर रूट 2 म्यू अपान l, व्हाट इज टाइम पीरियड 2 पावर ओमेगा। ठीक है, आंसर कितना है इसका देखो तो, आंसर चेक करोगे। यहां से ये देखो ये जी बच गया ना, ये जी का टर्म यहां पर रहेगा। अब सही है, यस तो तुम समझ गए होगे। ठीक है, मैंने क्या किया है तुम देख लिए, और अपलोड होगा वीडियो, अगर दोबारा देखने का मन तो देख लेना, रिकॉर्डिंग कर ही रहा हूं। इसके बाद मैं अपना पीडीएफ ओपन करना, पीडीएफ नहीं दिखेगा तुम्हें। 32 बताना है, 33 बताना है, 34 बताना है, 35 बताना है, 36 कौन सा 35 एक एक करके तुम लोग बता दो, पहले नोट कर लेता हूँ। 35 के बाद 36 37 38 39 जो बोलूंगा वहां तक 40 41 सर 40 41 42 ग्रेविटेशन ठीक है, ग्रेविटेशन क्वेश्चन 42
ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन 41 40 ये सब ना ग्रेविटेशन का जो लेक्चर होगा ना उसमें सब पढ़ाया जाएगा थ्योरी में। 42 भी ग्रेविटेशन, 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 54 55 56 57 58 ठीक 37 पे आता है, 37 नहीं 35 पे आता है। 35 में कह रहा है कि तुम लोग देखते रहना, अ पेंडुलम क्लॉक गिविंग करेक्ट टाइम एट अ प्लेस where g बराबर 9.8 it taken to another place where it lose 24 seconds during the 24 hours. Find the value of g at these new places. Okay. करेक्ट रीडिंग दे रहा है ना, सिंपल पेंडुलम मतलब टाइम, उसका टाइम पीरियड क्या होगा 2 सेकेंड होगा। क्या लिखोगे 2 सेकेंड इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपान जी, लिख लिया, जी 9.8 है। अब जो टाइम पीरियड लिखोगे ना, जो उस रॉन्ग वाली घड़ी क्या है, वो 2 पाई रूट एल अपान जी इफेक्टिव लिखोगे, वहां का जी इफेक्टिव मान लो G1 है, उस प्लेनेट पे जी इफेक्टिव G1 है। और 24 सेकेंड ड्यूरिंग 24 आवर, 24 आवर में 24 सेकेंड स्लो हो गई, लूज मतलब 24 सेकेंड स्लो इन 24 आवर्स। तो एक काम करते हैं, अब हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो सिंपल पेंडुलम है वो कितना सेकेंड स्लो होगा 24 आवर में, वो बराबर कर देंगे 24 के। अब देखो ये टाइम पीरियड है ना, मतलब एक चक्कर लगाने में इतना समय लगाएगा, ये जो घड़ी है एक चक्कर लगाने में t सेकंड लगाएगा। गुड। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना करेगा 24 आवर में, ये घड़ी नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना करेगा 24 आवर्स को बदल लो सेकेंड में डिवाइड बाई ये टाइम पीरियड, इससे डिवाइड कर दो, 2 पाई रूट एल अपान G1 से डिवाइड कर दिया। पहले कैपिटल टी रहने दो, इसको बाद में प्लेस करेंगे, अदरवाइज हैंडलिंग मुश्किल हो जाएगी। इतना ऑसिलेशन करेगा। गुड। ये जो घड़ी है 24 आवर में इतना ऑसिलेशन करेगा, और सिंपल पेंडुलम को सिर्फ इतना पता होता है कि अगर वो एक ऑसिलेशन किया तो 2 सेकंड बढ़ गया। सुनना, सिंपल पेंडुलम को आते समय बताया था सेकंड पेंडुलम में कि एक घड़ी एक ऑसिलेशन किया कि घड़ी की टिक टिक 2 सेकंड हुई, टिक टिक 2 सेकंड। तो रॉन्ग घड़ी ने इतने ऑसिलेशन किया ना सही वाले 24 घंटे में, तो उस घड़ी की रीडिंग कितनी होगी, उस घड़ी की जो रीडिंग होगी वो इसी में 2 मल्टीप्लाई कर दो। बेसिकली दिस वन इज द रीडिंग, इतना सेकंड पढ़ रहा होगा, इतना सेकंड पढ़ रहा होगा 24 घंटे में। स्लो हो गया ना, स्लो हो गया मतलब ये टाइम कम आया होगा। इसका मतलब अगर 24 घंटे में से मैं इसको घटा दूं, इसे घटा दूं, तो पता है कितना आना चाहिए 24 सेकंड आना चाहिए। अब यहां से 24 कैंसिल आउट हो गया, इससे क्या बना 60 into 60 3600। इस 1 को इधर भेज दो तो -1 बनेगा, और इसको इधर भेज दो तो ये बनेगा 60 अपॉन t इंटू 2। ओके, अच्छा t के जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, t के जगह पे तुम लिख सकते हो 2 पाई रूट एल बाई जी, 2 पाई रूट एल अपॉन G1। और इस 2 की जगह पे क्या लिखोगे, इस 2 की जगह पे 2 पाई से 2 पाई एल सेल कट गया, ये G एग्जैक्ट 9.8 है,
एक काम करो, इसको लिख सकते हो 3600 -1 बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ 60 इंटू, अच्छा ये रूट G1 ऊपर जाएगा, ये G नीचे आएगा, ये बन गया कितना, रूट G1 अपान G बनेगा। ओके, अब इसका कैलकुलेशन तुम्हें करना है, और G है 9.8 के बराबर। तो एक काम करते हैं ना, अच्छा ये वैल्यू कम आ रही है ना, कम आ रही है, मतलब पता है एक और बात है, घड़ी स्लो कब होती है, जब टाइम पीरियड बढ़ता है, जब टाइम पीरियड बढ़ता है तो धीरे धीरे भागेगा, स्लो होगी, मतलब अच्छा देखो ठीक है, एक चीज और है, पता है क्या, टाइम पीरियड बढ़ गया था ना, मैंने प्रूफ किया टाइम पीरियड बढ़ गया, टाइम पीरियड तब बढ़ता है जब जी की वैल्यू घटती है, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई रूट एल अपान जी, जब जी की वैल्यू घटेगी घटेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, इसका मतलब जीवन ना घटेगी नहीं बढ़ेगी, इसका मतलब जीवन ज्यादा होना चाहिए, जीवन ज्यादा होना चाहिए, तो जीवन कितना ज्यादा होगा, रफली मान लो इसकी वैल्यू जी प्लस डेल्टा जी है, डेल्टा जी है मान लो। अब पता है ये बायोरिमियल एक्सपेंशन मैं इस लगाने जा रहा हूं क्योंकि 24 सेकेंड स्लो होना 24 घंटे का मतलब पता है क्या है, ये जी जो है ना, ऊपर का जी और नीचे का जी लगभग बराबरी है, लगभग बराबरी है। तो अच्छा एक और चीज, रुको एक सेकेंड, इसको तुम ऐसे कर लो, ये इसको जीवन कर लें, नहीं तो फिर फायदा क्या, इसको ऐसे ही रखो, कैलकुलेशन ना तो करेगा ना, तो जी कम होगा ना, तो उसमें तभी टाइम पीरियड अच्छा बढ़ेगा। हाँ जी कम होगा, गुड, वही तो ठीक है, जी कम होगा तभी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। देखो एक तरीका से तुम मोबाइल पे उठ के कैलकुलेट कर दो, आ जाएगा आंसर, बट ऐसे बता रहा हूँ, अब इसको क्या करूँ, लिखो 3600, ये 60 को ऐसे लिखो, ये बनेगा 1, ये बनेगा डेल जी अपान जी, जी कितना 9.8 और 1/2 कर दो, लिख दो बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो ये कितना आएगा, ये कैलकुलेशन सही था, यस, तो ये कितना आएगा 60 -1/60, और इसको इधर भेजो, बाइनोमियल लगाओगे ना तो ये बन जाएगा 60 ब्रैकेट में 1 प्लस डेल जी अपान 9.8 का ट्वाइस, तो ये 1 से 60 इसको कट कर देगा, तो यहां से क्या आएगा -1/60 बराबर 60 इंटू डेल जी, बनेगा 9.8 डिवाइड बाई 60 इंटू 30, तो इतना कम हो जाएगा ना, तो जो जी की वैल्यू आएगी वो होनी चाहिए 9.8 माइनस दिस वन, अब कैलकुलेट कर लेना, ठीक है हो जाएगा। अब हो सकता है अभी भी मोबाइल लगेगा अंतिम में, ओके इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 37, कह रहा था मैक्सिमम टेंशन इन स्ट्रिंग ऑफ ऑसिलेशन पेंडुलम इज डबल ऑफ मिनिमम टेंशन, फाइंड द एंगुलर एम्पलीट्यूड, मिनिमम टेंशन का डबल है, तो इसको ऐसे मान लो 37 बता रहा हूं, 37 में मिनिमम मैक्सिमम टेंशन जो होता है वो बॉटम पे होता है, वो डबल है, मतलब मान लो यहाँ टेंशन 2T0 है, ये T0 है, पूछ रहा है कि एंगुलर एम्पलीट्यूड बताइए, मतलब ये थीटा पूछ रहा है, तो क्या करोगे, एम जी आप नीचे दिखाओ, V1 दिखाओ, इसको V2 दिखाओ, यहां पे इक्वेशन लिखो, ये बनेगा 2T0 माइनस एम जी बराबर एम वी वन स्क्वायर बाई आर, आर की जगह पहले लिख लो रस्सी का लेंथ,
यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ भी क्वेश्चन लिखो, टी नॉट माइनस ये वाला इधर भेजो, ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब यहाँ से यहाँ तक एनर्जी थ्योरम लगा दो, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहाँ से यहाँ तक जाते समय mg का वर्क डन आएगा कितना, माइनस mg इंटू ये डिस्टेंस, तो ये है L, ये है L, ये थीटा, दिस इज L cos थीटा। यहाँ की कैंडिडेट माइनस यहाँ कैंडिडेट, देखो तीन इक्वेशन, तीन अननोन है, टी नॉट अननोन है, v1 और v2 अननोन है, बाकी कुछ भी अननोन नहीं है। तो तुम क्या करना, यहां से v1 की वैल्यू उठाओ, तो यहां पर रख दो, अब v2 की वैल्यू यहां पर उठाओ, यहां पर रख दो, तुम सॉल्व करोगे आंसर दे देगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। कह रहा स्फेरिकल बॉल ऑफ मास एम रेडियस आर रोल विदाउट स्लिपिंग ऑन रफ कॉन्केव सर्वर रेडियस आर, इट टेक स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट द लोएस्ट पॉइंट, फाइंड द टाइम पीरियड। अच्छा एक सेकेंड रुको ना, पहले सॉल्व करना, इस पहले एक और काम कर लेते हैं। इसका कैलकुलेशन करो तो इक्वेशन सही है, 2mg माइनस mg mv नॉट स्क्वायर बाई आर, ये टी नॉट माइनस mg cos थीटा mv। अच्छा ये गलत हो गया, यहाँ पे स्पीड जीरो होगा ना, मिनिमम टेंशन जहां पर वहां पे स्पीड जीरो होगा, ऑसिलेट ऐसे करेगा ना ऐसे, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड जीरो होता है, अब वहीं पे मिनिमम टेंशन आता है, ऊपर जाते तो टेंशन घटता है, तो तुम इसको जीरो रखना था, तो v2 को जीरो करना था, v2 is जीरो, ये जीरो होना था। अब कैलकुलेट कर लो एक बार, मैं इसको हटाता हूँ, इस डायग्राम को कैलकुलेशन करने के लिए हटा रहा हूं। तो यहां से टी नॉट आएगा mg cos थीटा, उठा के तुम यहां पर रख दो, तो बन गया क्या 2mg cos थीटा, देखते रहना, टी नॉट आएगा mg cos थीटा, उठा के यहां रख दिया, माइनस mg बराबर m v1 स्क्वायर बाय l। अब इक्वेशन ये है, अब v1 की वैल्यू उठा के तुम यहां पर रख दो, यहां देखो m से m कटेगा और ट्वाइस कटा, हम इधर भेज दो, अब माइनस माइनस से कट कर देगा, तो बनेगा 2g और l बाहर निकाल लो, 1 माइनस कॉस थीटा, ये है v1 का स्क्वायर, उठा कर दो यहां पे, यहां से बनेगा ट्वाइस, यहां से आएगा 4 cos थीटा बराबर 3, दैट cos थीटा इज 3/4। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 कह रहा नहीं, 39 कह रहा था स्फेरिकल बॉल ऑफ मास है, क्या कह रहा हूं, 39। हाँ ठीक है, विदाउट स्लिपिंग ऑन द रफ कॉन्केव सरफेस लार्ज रेडियस आर, स्मॉल आर, ये क्या, ठीक है, स्मॉल ऑसिलेशन कर रहा है 39, तो बना लो इस तरीके से। इसका रेडियस कैपिटल आ रहा है और इसका रेडियस स्मॉल आ रहा है, मास m है, अब बॉटम पे स्लिपिंग नहीं हो रहा, रोल विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको इसके सेंटर ऑफ मास को एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे, यहां पे लाके छोड़ेंगे, सुनते रहना।
अब हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दिया था, छोड़ा था किसी टाइम पे, मान लो ये वाला एंगल थीटा है। तो अगर ये थीटा बहुत स्मॉल है ना, तो तुम कल्पना करके देखो, इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, सेंटर ऑफ मास वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। अब ऐसे छोड़ोगे तो ऐसे ऑसिलेट करेगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो अगर ये थीटा बहुत स्मॉल है, अगर स्मॉल ऑसिलेशन थीटा बहुत स्मॉल है, तो तुम कल्पना करो ये जो आर्क बन रहा है ना, ये जो आर्क बन रहा है आर्क, ये एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा, स्ट्रेट लाइन, अगर ये थीटा बहुत कम हो गया तो मेरा दिमाग इस पे काम करेगा ना कि इसका जो सेंटर है, इसका एक्सेलरेशन निकालें इन टर्म्स ऑफ एक्स। ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको एक्स मान लो, इस एक्स के टर्म में निकालो। ये मीन पोजीशन एक्स दूरी पे है, ए को एक्स के टर्म में निकालो, कहीं से भी ए को एक्स के टर्म में निकाल लो, कंपेयर कर दो, ए और माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से आंसर दे देगा। अब देखो इसका mg डाउनवर्ड काम करेगा और ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे दिखेगा, और बॉटम पॉइंट पे फ्रिक्शन स्टैटिक होगा। आगे दिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टैटिक फ्रिक्शन है, आगे आप पीछे दिखाओ किससे आएगा आंसर। अच्छा, इस mg के दो कमेंट बनेंगे। अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये थीटा, ये थीटा, ये mg है, इसके दो कमेंट बनेंगे। एक ये बनेगा mg sin थीटा, mg sin थीटा, ये बनेगा mg cos थीटा। ये पॉइंट ना आई ए आर की तरफ से काम कर रहा है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट टॉर्क लिख दो, एन इसी से पास कर रहा है, जीरो देगा, फ्रिक्शन इसी से पास कर रहा है, टॉर्क जीरो देगा। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जो आएगा इस mg का, वो किससे आएगा, mg sin थीटा के कंपोनेंट से आएगा, mg sin थीटा इंटू ये दूरी mg cos थीटा, देखो इसी से पास करेगा, ये है mg sin थीटा और ये है mg cos थीटा। mg cos थीटा भी टॉर्क जीरो जाएगा इसके पॉइंट तो ये जो फोर्स आएगा दिस इज mg sin थीटा इंटू ये दूरी स्मॉल आर इज इक्वल टू, इसके अबाउट टॉर्क किसी है बराबर आई अल्फा, स्फीयर है तो सेंटर अबाउट 2/5 एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो 2/5 m r स्क्वायर एंड प्लस एम आर स्क्वायर, तो बन जाएगा 7/5, इसके बाद 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम, 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। अब माइनस साइन इसे दे रहा हूं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर दे रहा हूं और टॉर्क का सेंस उल्टा आ रहा है, उल्टा लेके जा रहा है टॉर्क। ओके, अच्छा ये स्मॉल आ रहा है ना, अब इस आर को ये आर कैंसिल आउट कर देगा, एक आर को, तो बनेगा एम से एम कटेगा, तो बनेगा क्या, माइनस जी साइन थीटा बराबर 7/5, ये है स्मॉल आर अल्फा। अच्छा आर अल्फा ए होगा, आर अल्फा ए, लेकिन ये थीटा के टर्म आया, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, देन यू कैन राइट 5g/7 इंटू थीटा बराबर ए, 5g/7 इंटू थीटा। अब थीटा हटाना है। अच्छा इसी बताओ, थीटा एक्स के टर्म लिखना पड़ेगा, ये दूरी एक्स है तो सर्कुलर आर्क का लेंथ बराबर होता है आर थीटा, ये रेडियस आर इंटू थीटा। ये दूरी कितनी आएगी, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू दिस एंगल इज थीटा। इंटू एक्स, ये बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ना, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी √5g upon 7r minus r, and this one is answer. ओके, इसके बाद 39 के बाद है क्वेश्चन नंबर 54। 54 में कह रहा है कि two small ball each of mass m are connected by the light rigid rod of length L. The system is suspended from its center by thin wire of torsional constant K. The rod is rotated about the wire through an angle theta naught and release. Find the tension in rod at the system passes through mean position. ठीक है, 54।
इस स्प्रिंग का टॉर्सनल कांस्टेंट के है। तो ये रस्सी थी, तो इसको क्या किया गया, ऐसे थीटा एंगल पे घुमा के छोड़ दिया गया, तो ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो जब ये मीन पोजीशन पे आया था तो पूछा गया था कि इस रॉड में कितने का टेंशन होगा। देखो जब मीन पोजीशन पे आएगा तो इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, तो टेंशन टी जो होगा और टुवर्ड द सेंटर होगा। ये कई चीजें हैं, mg नीचे को काम करेगा। तो इस रॉड को, एक तो रॉड एक सर्कुलर मोशन कर रहा है इस सेंटर के अबाउट, ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल, तो कोई ना कोई फोर्स चाहिए जो टुवर्ड द सेंटर होना चाहिए, दैट इज T1। लेकिन इस पार्टिकल को बैलेंस भी, इसके वेट को भी कोई बैलेंस कर रहा होगा, वो भी कम कर रहा होगा। ये जो रॉड है इस पे एक और फोर्स ऐसे लगा रहा होगा, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। भाई ये पार्टिकल है, मेरा हाथ पार्टिकल है और ये रॉड है, इस पे रखा हूं ऐसे, और ऐसे घूम रहा है। तो ये रॉड के सरफेस से एन आएगा ऊपर की ओर, जो कि इसके mg को बैलेंस करेगा। और इस रॉड के अंदर एक और फोर्स होगा इधर, जो कि इसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगा। तो ये T1 और N दोनों ही ये रॉड ही लगा रहा होगा। तो कोई पूछे रॉड का फोर्स कितना है, दैट इज टेंशन फोर्स। रॉड का टेंशन फोर्स मतलब रॉड का नेट फोर्स, दैट वन इज N स्क्वायर, N इज mg का स्क्वायर प्लस T1 का स्क्वायर। अब T1 निकालना पड़ेगा। T1 क्या होगा, T1 होगा mv स्क्वायर, इस पार्टिकल का मास mv स्क्वायर अपॉन ये दूरी, दैट इज L/2 mv स्क्वायर बाय r। अब v निकालना बाकी है। v कैसे आएगा, v आएगा एनर्जी कंजर्वेशन से। टॉर्सनल पेंडुलम में थीटा नॉट एंगल पे जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, याद करो मैं दिखाया था टोटल एनर्जी का फॉर्मूला में लिखा था टॉर्सनल पेंडुलम में, दिस वन इज हाफ c थीटा स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के, ये पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर का टर्म काइनेटिक एनर्जी, इसको के लिख लो। अब लगा दो एनर्जी कंजर्वेशन। अच्छा एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो काइनेटिक एनर्जी का टर्म 0 होगा, और ये एनर्जी कितनी होगी, हाफ c की जगह पे के, और एंगुलर एम्पलीट्यूड क्या है, थीटा नॉट का स्क्वायर बराबर। जब मीन पोजीशन पे आएगा तो थीटा हो गया 0, पूरा पूरा काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी किसके पास, इसके पास भी होगी, इसके पास भी होगी। ये दोनों पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ना ऐसे, इसके पास भी इसके पास भी, तो हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर इंटू ट्वाइस। अब इसको उठा के यहां पर रख दो, तो बन गया k थीटा नॉट का स्क्वायर अपॉन L। उठा के रख दो यहां पे, आंसर आ जाएगा। ठीक है।